अपने पति को बताने की कोशिश कर रही है कि वो ये सब साफ कर देगी। कितनी इरिटेटिंग हो तुम। वह जोर से उस पर चिल्लाया। वह डर से कांपने लगी और आंखों में आंसू लिए जल्दी जल्दी बेड साफ करती है। ये तुम्हारी कमर में क्या हुआ है? उस लड़की के पति ने पूछा। वह लड़की डरते हुए इशारे से उसे बताने की कोशिश करती है कि ये आपने किया है। आपने उस वक्त गुस्से में दबा दिया था, जिस वजह से बन गया ये निशान। तभी उसका पति उस पर चिल्लाते हुए बोला, गेट आउट। न जाने किससे पाला पड़ गया। ना बोल सकती है, ना कुछ कर सकती है। वह लड़की सहमी सी उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, पर उसका पति उसे झक देता है और वो जमीन पर गिर जाती है, लेकिन धीरे से उठती है और ब्लैंकेट लेकर बेब के बगल में ही नीचे लेट जाती है। आंखें बंद कर लेती हैं। उसे बहुत भूख लगी हुई थी, जैसे जैसे वो सो नहीं पा रही थी। कल उसका तीज का व्रत था और वक्त भी निकल गया था। काम करते करते ही उसे पता भी नहीं चला वह कुछ खा भी नहीं सकती। आधी रात को उसे अपने ऊपर कुछ महसूस होता है। वह तड़प कर आंखें खोलती है और अपने जफर छाए आदमी को देख डर जाती है। वो अपनी गर्दन नामे हिलाकर मना कर रही थी और इशारे से बता रहे थे कि कल उसका फास्ट है। पर उसका पति उसकी नहीं सुनती। वह अपना फेस साइड करते हुए उसे दूर ढकेल रही थी। तभी उसे खींचकर थप्पड़ पड़ता है। उसका फेस दूसरी तरफ झुक जाता है। तभी उसकी गर्दन पर उसे दांतों गड़ते हुए महसूस हुए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसू बहते हुए बालों में खो गए। उसके कपड़े एक एक करके कमरे के किसी कोने में पड़े थे। फ्लैशबैक कंटिन्यू। कपड़ों के साथ साथ उसकी आबरू को भी उसके जिस्म से अलग किया जा रहा था। कमरे में सिर्फ इंटीमेसी की आवाजें शोर कर रही थी। वो लड़की तो कुछ बोल नहीं सकती थी। शायद इसी का फायदा उसका पति उठा रहा था। वो रोज रातों को उसे जैसे टॉर्चर करता था, वैसे ही कर रहा था उसके साथ। उस लड़की की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। दर्द और तकलीफ उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सिर्फ उसके पति को छोड़कर वह अपनी हसरतों में लगा हुआ था। उसे अपनी बीवी के दर्द और तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। वह एक बार फिर उसे दूर तक ढकेलने की कोशिश करती है। तभी उसका पति उसके हाथ पकड़कर मोड़ देता है। जोर से बोला, अब तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे रुकोगी? तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझे मना करो? घटिया और औरत। इस वक्त इतना अंधेरा था कि वो अपने पति का चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसके शब्द उसके दिल में खंजर भोंक रहे थे। लड़की धीरे से अपनी गर्दन नामे हिला रही थी। उसे बताना चाहते थे कि कल उसका फास्ट है और अगर मम्मी जी को पता चल गया, फिर वो उसकी जान ले लेंगी। वह समझ गई थी कि कल फिर से उसे पनिशमेंट मिलने वाली है। ये सोच सोचकर उसे डर लग रहा था कि कल उसके साथ क्या होगा। जब ये सब कुछ खत्म होता है, उसका पति उसे दूर झटक देता है और उठकर बेड पर आ जाता है। वो लड़की ऐसे ही जमीन पर सिकुड़ कर लेटी हुई थी और रो रही थी। उसने धीरे से अपनी सेंसिटिव एरिया को हुआ, उसके बाद अपने मुंह पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद उसने सिर घुमाकर वॉच की तरफ देखा। सुबह के 4 बजे रहे थे। वो धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसे काम भी करना था और आज घर में पूजा भी थी, इसलिए वह जल्दी से उठती है और बिना आवाज करे धीरे धीरे बाथरूम में चली जाती है। उसे चक्कर आ रहे थे, इसलिए वो दरवाजा पकड़ लेती है और 2 मिनट तक वहां पर ऐसे ही खड़ी रही। फिर धीरे से अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो शावर लेना शुरू कर देती है। वो अच्छे से खुद को क्लीन कर रही थी और निशान को मिटा रही थी कि उसकी सास ने देख लिया तो फिर उसके साथ क्या होगा, वो भी नहीं जानती। वो धीरे बालों का बन बना लेती है और जल्दी से बाहर आती है। फिर बिना आवाजें करें बेड की तरफ देखती है और धीरे से सिर झुका जाकर उसमें से अपनी एक साड़ी निकालकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में जल्दी से तैयार होकर वह बाहर आती है। फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सबसे पहले वो बैंगल्स पहनने लगती हैं। तभी हल्का सा शोर होता है। वह डरते हुए बैठकर तरफ देखती है। जब वह देखी है कि उसका पति सो रहा है, तो वह जान के सांस लेकर बिना आवाज के लिए तैयार होती है और उनसे बाहर चली जाती है। सबसे पहले वो मंदिर में जाकर पूजा करती हैं और उसके बाद किचन में जाकर घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती हैं। उसकी मदद करने के लिए 2 नौकर भी आ जाते हैं। तूने देखकर वो धीरे से मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में एक बार साड़ी हो जाता है
और सभी एक एक करके कमरे से बाहर आ रहे थे और डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे थे। वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना सजा देती हैं। उसकी सासू माँ जैसे ही बाहर आती हैं, कमरे से वह घबरा जाती है और धीरे से नीचे सिर करके सबको खाना सर्व करने लग जाती है। जॉइंट फैमिली थी और सदस्य बहुत थे घर में। तभी वह सीढ़ियों से नीचे आ रहे अपने पति को देखती है और अपना सिर नीचे झुकाकर वापस से सबको खाना सर्व करने लग जाती है। उसके साथ और उसका पति जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और वो उनके पास आकर उनके प्लेट में भी ब्रेकफास्ट सर्व करती है। इसी वक्त उस लड़की के साथ की नजर उसके हाथ पैर पड़ जाती है। फिर वो अपना सिर उठाकर लड़की के चेहरे को देखती है और बोली, तुमने आज सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं लगाया। जानती हो ना आज की तीज है। मेरे बेटे को मारना चाहती हो तुम? अपनी सास के गुस्से भरी आवाज सुनकर वो लड़की डर जाती है और धीरे से अपनी मांग छूकर है। उसे याद आता है कि जल्दबाजी में तो वो मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना ही भूल गई। वो इशारे से उन्हें बताती हैं कुछ जो उसके सासू माँ को बिल्कुल समझ नहीं आता है। वो थप्पड़ मार देती है, तुम इस घर की बहू हो और मेरी बेटे की बीवी, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए चीजों का। वह लड़की डर जाती है और अपने गाल पर जल्दी से हाथ रख लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो एक नजर सबकी तरफ देखती है जो उसे देख रहे थे। उन्हें देखकर वह धीरे से मुस्कुरा देती है। वह किसी तरह अपने रोना कंट्रोल करती है। अभी बेशर्म की तरह खड़ी क्यों खाना सर्व करो? भाभी अभी वो छोटी हैं, गलतियां हो जाती हैं। उससे अभी वह सिर्फ 18 साल की है। इतनी जिम्मेदारियां वह कैसे संभालेगी? तभी वहां पर उसके पति की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसके पति को हक करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। वो लड़की अपने पति को एक नजर देखती है, फिर चुपचाप नीचे झुका सिर झुकाकर अपना काम करने लग जाती है। उसके लिए नया नहीं था। बेबी, आज मैं भी तुम्हारे लिए तीज का व्रत रखा है। तभी उसकी सास उसके पति की गर्लफ्रेंड से कहा, तुम मेरी बेटे की बीवी ना होकर भी अपनी जिम्मेदारी है कितनी अच्छी से समझती हो, और एक यह मनहूस जिससे कोई काम सही से नहीं होता। तभी उसके पति की गर्लफ्रेंड बोली, यह तुम्हारी बाजुओं पर निशान कैसे की सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और अपने निशाने को हाइड करने लग जाती है। तभी उसकी सास गुस्से से चिल्लाती हुई उसको बोली, ऐ लड़की, तुझसे एक दिन का सब्र नहीं होता, इतनी हवस है तेरे अंदर। बोला था ना कि कोई संबंध मत बनाना। वह लड़की डर से कांपने लगी, अपने पति को देखने लगी जैसे वह कुछ बोलेगा, पर वो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था और कुछ भी नहीं बोला। उसके सास उसकी बेइज्जती करे जा रही थी और सभी लोग उसे देख रहे थे। कोई उसे पर हंस रहा था तो कैसे चेहरे पर उसके लिए दया भावना थी। वही उसके पति की गर्लफ्रेंड उसी पर हंस रही थी। उसकी सास गुस्से में उसकी तरफ आती है और उसका बाल पकड़कर झिझड़ते हुए बोली, दिखने में बीतते भर की, कारनामे देखो मैडम जी के। वह उसके निशान सबको दिखाते हुए बोली, वह उसकी बेइज्जती कर रही थी। वह लड़की रोते हुए इशारों से उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि ये माने ही नहीं, मैंने मना किया था। फ्लैशबैक कंटिन्यू। वो लड़की इशारे से सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं इन्हें मना करने की कोशिश की थी पर उन्होंने मुझे सुनी नहीं। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि सब उससे रिलेटेड हो रहे थे। उसकी सास ने उसके बाल को खींचते हुए कहा, न जाने कौन से पाप किए थे जो इस गूंगी से पाला पड़ गया। वो लड़की रोते हुए सबकी तरफ देखती, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। फिर वो अपने पति को देखती है जो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो निराश उदास हो जाती है। उस लड़की के सास ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, बेकार घटिया लड़की, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे पर कोई प्रॉब्लम आई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो अपना सिर नीचे कर लेती है। उसकी सास ने गुस्से से उससे कहा, थोड़ी देर में हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। अपना ये थोबड़ा लेकर उनके सामने मत जाना, वरना तुम्हारी ये मनहूसियत हमारी पूजा की में विघ्न डाल सकती है। जिस पर वो लड़की अपना चेहरा नामे हिला देती है, वापस अपने काम में लग जाती है, वरना उसे और मार पड़ेगी। थोड़ी देर में गेस्ट आने वाले थे और उसने सही समय पर काम नहीं किया, फिर उसकी सास गुस्सा करेगी। थोड़ी ही देर में सब एक एक करके ब्रेकफास्ट कर उठने लगते हैं और वो सारे बर्तनों को समेटकर किचन में जाने लगती हैक। तभी उसके कानों में उसके पति के गर्लफ्रेंड की आवाज आती है,
डार्लिंग, क्यों ना आज हम घूमने चले? मैं तुम्हारे लिए फास्ट रखा है और मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वही लड़की जब ये सुनती है और अपनी पकड़ प्लेट्स पर कस देती है, पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसके लिए कुछ नया नहीं था, इसीलिए वो अवॉइड कर देती है। वैसे भी अगर उसने कुछ भी किया, तो उसका पति उस पर गुस्सा करेगा। तभी वो देखती है कि उसका पति खड़ा हुआ और चलकर उसके पास आने लगा। ये देखकर वो सहम जाती है और चुपचाप से झुककर खड़ी रहती है। तभी अचानक से वो उसकी तरफ आता है और गुस्से से उसका हाथ पकड़कर, लगभग मरोड़कर, उसे गुस्से से खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लग जाता है, जिससे वो समझ नहीं पाती कि क्या हो गया है। वो पूछ भी नहीं सकती थी। वो बस अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कमरे में ले जाकर उस आदमी ने गुस्से से उसे बेड पर फेंक दिया, दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया और उसके बाद वो गुस्से से अपने कपड़े रिमूव करते हुए उसे देख रहा था। वो लड़की बेड पर औंधे मुंह गिर गई थी। दर्द से तड़प उठती है। उसके पेट में तेज दर्द होता है। वह डर से धीरे से उठकर बैठने लगती है और जब वो अपने पति को देखती है, डर से कांपने लगती है। जब नजरें उठाकर सामने देखती है और इशारों से कुछ पूछने की कोशिश करती है, तभी गुस्से से उसका पति जोर से अपनी शर्ट उसके मुंह पर फेंक देता है और एकदम से उसके ऊपर झपट पड़ता है। गुस्से से चिल्लाकर बोला, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? जानबूझकर निशानों को सबको दिखा रही थी, सब घर वालों को, ताकि सबको पता चले कि मैं तुम पर जुल्म करता हूं। मुझे बुरा दिखाने का कोशिश कर रही थी या मेरी इमेज डाउन करना चाहती थी। सबके सामने बेड़ियों में तो तुमने मेरी धज्जियां उड़ा ही दिया। तुम सबको ये दिखाना चाहती थी कि मैं कितना क्रूल है, एक छोटी सी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है, जो केवल 18 साल की है। वह लड़की रोते हुए अपना सिर ना मिल रही थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कुछ इंटरनेशनल ही नहीं किया था। वह सबको गलती से दिख गया। वह इशारों से उसे बता रही थी। उसका पति गुस्से से उसका मुंह जोर से दबाता है और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए गुस्सा घुराते हुए बोला, मैं दिखाता हो कि पत्नी धर्म क्या होती है और उसका फर्ज क्या है। फिर फिर उसे बेड पर फेंक देता है और उसके कपड़े जबरन खींचकर उतरता है, जिससे उस लड़की को तकलीफ हो रही थी। वह पीछे के खिसकते हुए अपने हाथों से उसे मना कर रही थी और उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है। अगर सासू मां को पता चल गया तो वह उसकी जान ले लेंगी। लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसके हाथों को पकड़कर गुस्से से बेड पर बांध देता है। और उसके बाद सिर्फ उस लड़की के आंसू उसके बालों में खो रहे थे। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया था। अपनी नफरत में उसका पति उसे हर्ट कर रहा था। उसके होंठ थर-थर कांप रहे थे। उसका कोमल सा शरीर दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही नहीं है। शरीर पर मौजूद निशानियां बता रही थीं कि उसके साथ क्या-क्या होता है। कई जगह पर चोटों के निशान थे। उसके बाल बिखर जाते हैं। उसके लिए नया नहीं था, क्योंकि उसके पति के लिए एक सेक्स मशीन थी, जिसके साथ वह अपनी इच्छाएं पूरी करता था और जरूरत पूरी हो जाने के बाद वह उसे दूर फेंक देता था। इसीलिए वह खुद को डील छोड़ देती है, अपने पति को सब कुछ करने देती है। उसका गुस्सा झेल रही थी इस उम्मीद से कि थोड़ी ही देर में शादी सब शांत हो जाए। बढ़ती वक्त के साथ ये सब कुछ और दर्दनाक होता चला गया। जब उसके पति ने उसे दूर झटका, वो धीरे से सिकुड़ गई और अपने पेट पर हाथ रखकर अंदर अंदर घुटकर चीख रही थी, पर उसकी आवाज किसी को नहीं सुनने वाली थी। अचानक से उसका सिर घूमने लगता है और उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है और जब धीरे से उठने की कोशिश करती है, बेड पर ब्लड देखकर वो सेंसिटिव एरिया को छूती है। फिर बेहोश हो जाती है और जब उसका पति उसे देखा है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और जब उसे होश आता है, वो सुनती है कि डॉक्टर उसके पति से बोल रहे थे, वो अब भी आगे में छोटी हैं, हो सके पीएलजी फिजिकल रिलेशन ना बनाएं। आपकी बीवी टॉयलेट नहीं कर पाती है, जिससे आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। वह मां बनकर करेगी भी क्या? ये सुनकर वो रो पड़ती। उसे ड्रिप लगी हुई थी। फ्लैशबैक कंटिन्यू ये सुनकर वो लड़की रो पड़ती है, लेकिन थोड़ी देर में वो खुद ही शांत हो जाती है, क्योंकि उसे इन सब चीजों की आदत हो गई थी।
उसे थोड़ी देर के लिए तो दुख और दर्द होता था, उसके बाद वो भूल जाती है, या फिर वो भूलना ही बेहतर समझती हो, क्योंकि अगर वह जब तक इन्हें अपने दिल और दिमाग में रखेगी, उसे तकलीफ ही होगी। ये बात वह अच्छे से जानती है। भले ही वो छोटी थी, पर जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। वह बचपन से ही तो सहती आ रही थी, और आगे भी शायद उसे सहना ही है। गॉड उसे आगे आने वाली मुश्किलों के लिए ट्रेन कर रहा था, वह यही समझती थी। डॉक्टर ने जब उसे होश में देखा, वह उसके पास आते हुए बोला, मिसेस, आपको होश आ गया? वह 18 साल की लड़की धीरे धीरे बैठने लगती है। डॉक्टर की आवाज से भी वो घबरा गई थी। उसके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसका पति बाहर चला गया था, उसने सिर मोड़कर एक बार देखा भी नहीं उसे। उसने धीरे से डॉक्टर की तरफ देखते हुए उसे इशारे से कुछ पूछने की कोशिश की। उसने अपने पेट पर हाथ लगाया। वो डॉक्टर प्रोफेशनल था, और ऐसे ही कई पेशेंट से वह पहले भी मिल चुका था, इसीलिए उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उसके सामने ही बैठी लड़की क्या पूछ रही है। डॉक्टर ने धीमी से कहा, आपको अपने हस्बैंड से डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। आपकी एज अभी इतना कुछ टॉलरेट नहीं कर पाती है, और वो आपके साथ बहुत हार्श हैं। मैंने आपकी बॉडी पर कुछ ऐसे निशान भी देखे। क्या आप डोमेस्टिक बैलेंस का शिकार हैं? ये सुनकर वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। जब उसे समझ नहीं आता है, वह अपना सिर न में हिला देती है। तभी डॉक्टर ने उसके हाथ को देखते हुए और उसके सुजे हुए गाल को देखते हुए उसे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की। क्या आपके ससुराल वाले आपको मारते पीटते हैं? ये सुनकर वो लड़की कांप जाती है और अपने होठों को धीरे से बंद करते हुए कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखें भर जाती हैं। क्या आपका हस्बैंड किस तरह आपको टॉर्चर करता है? क्या वह आपके साथ जबरन रिलेशन बनता है? वो गूंगी लड़की जल्दी से अपना सिर न में मिला देती है। डॉक्टर जानता था कि वो झूठ बोल रही है, या तो वह समझ ही नहीं पा रही है। उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। वह 18 साल की लड़की डॉक्टर का फेस देखने लग जाती है। फिर वह उसे सरल शब्दों में पूछता है कि क्या रात में जब आपके हस्बैंड आपके करीब आते हैं, तो वो आपको फोर्स करते हैं फिजिकल होने के लिए, यानी कि हम बिस्तर होने के लिए? क्या उन्होंने कभी इसके लिए आपको मारा? जिस पर वो 18 साल की लड़की याद करने लग जाती है कि उसके हस्बैंड ने उसे कई बार डांटा था और मारा भी था। वह अपना सिर हाँ में दिला देती है। ये सुनकर वह डॉक्टर बोला, अगर आप चाहे तो कंप्लेंट कर सकती हैं। आपको जरूर कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए। जिस पर वो लड़की न में सिर हिला देती है, और उसके बाद वह डॉक्टर को इशारों में बोलने लगती है कि वह तो उसके हस्बैंड का हक है। अगर मैं उनकी बीवी हूं, वह जाओ चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। अगर वह मुझे मारते हैं, तो वह मेरे अच्छे के लिए है। मैं बहुत गलतियां करती हूँ। डॉक्टर 18 साल की लड़की की मासूमियत देखकर चौंक जाता है। एक तो वह बोल नहीं पाती, और इतना कुछ बर्दाश्त करती है, फिर भी वह जिंदा कैसे है? तभी उस लड़की का हस्बैंड अंदर आता है, गुस्से से डॉक्टर और अपनी बीवी को देखने लगता है। डॉक्टर ने उसकी बीवी का हाथ पकड़ रखा था। जैसे हुए देखा है, वह गुस्से से डॉक्टर के पास आता है और उसका कॉल पकड़कर बोला, क्या कर रहा था तू उसके साथ? या ये मत भूल कि वो मेरी बीवी है। अगर आइंदा हाथ लगाना तो हाथ तोड़ दूंगा तेरा। उसके बाद वो गुस्से से अपनी बीवी को देखा है और खींचकर थप्पड़ मार देता है। मना किया ना तुम्हें, किसी से अजनबी से बात नहीं करोगी तुम। वो 18 साल की लड़की जल्दी से अपने गाल पर हाथ रख लेती है, और वो डॉक्टर उसके हस्बैंड को देखते हुए बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? वह छोटी सी है। आप खुद के साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अगर आपकी बीवी है तो इंसान है, वह जानवर नहीं। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे मेरी बीवी के साथ कैसा बिहेव करना है। इतना कहने के बाद वो गुस्से से और डॉक्टर को झटक देता है, और अपनी बीवी को गोद में उठाकर बोला, हमें किसी और हॉस्पिटल जाना है। उसने तुमसे जो भी कहा उस पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारा पति हूं, और जो मैं कहता हूं तुम्हें वो करना होगा। वो 18 साल की लड़की डॉक्टर को देखती है। डॉक्टर उसे सिंपैथी वाली नजरों से देख रहा था। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो धीरे से कार से उतरती है और लंगड़ाते हुए ही कमरे में चली जाती है। फिर वो कमरे की सफाई करने लगती है।
तभी कमरे में उसका हस्बैंड आता है और गुस्से से बोला, जाकर बेड पर बैठो, इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं। अपने हस्बैंड की इतनी तेंज आवाज सुनकर वह हाँ में सिर हाँ देती है और बेड पर जाकर बैठ जाती है। तभी वह उसके ऊपर कुछ मेडिसिन फेंक कर बोला, इन्हें वक्त पर ले लेना। जैसे ही उसके करीब बढ़ता है, वह पीछे खिसक जाती है और अपना हाथ न में कहते हुए वह उसे जैसे कह रही हो कि डॉक्टर ने मना किया है। उसे लगता है कि उसके हस्बैंड को उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए वह एक नोटबुक उठाती है और एक पेन उठाकर उसके अंदर कुछ लिख देती है कि डॉक्टर ने हमें हमबिस्तर होने के लिए मना किया है। वो नोट वो अपने हस्बैंड को दिखाती है। यह देखकर उसके हस्बैंड की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो नोटबुक वह उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे उसके होंठ कट जाते हैं और नाक में चोट लग जाती है। वह डरकर सिकुड़ गई। गुस्से से उसके बाल पकड़कर मुंह दबाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। नाटक करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं काम पर जा रहा कहूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच गई। फ्लैशबैक एंड जख्म अपने पास्ट की दुनिया से बाहर आती है। उसकी पकड़ इस वक्त वाइन के गिलास पर कसी हुई थी। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और चेहरे पर आग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त किसी को भी जलकर राख कर दे। इस तरफ आकांश ने कायांश को दुखी करके रख दिया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा अचानक से कहाँ टपक पड़ा और उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। आकांश बाथरूम के अंदर था और कायांश बाहर उसका वेट कर रहा था। वो इतने छोटे बच्चों को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। और वहीं पर देव भी अपना बंद हाथ फोल्ड कर कर खड़ा था। कायांश ने तिरछी नजरों से देखा। देव उससे कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा प्रिटेंड हो रहा था वो एक बॉडीगार्ड की तरह अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रहा है। वहां पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था दो यंग मैन खड़े हुए हैं और छोटे से बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कायांश ने देव से पूछा, तुम इसके भाई हो? देव ने रूडली कहा, हम। उसके आगे वो कुछ नहीं बोला। कायांश के आंखें छोटी हो गईं। ये पिद्दू सा उसे कितना एटीट्यूड दिखा रहा है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? कायांश ने देव से सवाल किया। देव ने अपनी आंखें घूमा, कायांश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, कौन है आप? मैं नहीं जानता। ये सुनकर कायांश को झटका लगता है और उसके बाद वो देव को घूरते हुए बोला, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? ये सुनकर देव घबरा जाता है, फिर भी एटीट्यूड से बोला, आप ये जानकर क्या करेंगे? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हमें किडनैप करके हमारे मम्मा को ब्लैकमेल करोगे? देव ने अपनी छोटी सी भौहें को उचकाकर कायांश से पूछा। कायांश हैरान हो गया। इतना छोटा बच्चा इतना बोल भी सकता है और इतना डीप सोच सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा। उसने तो सोचा था कि वो एक चॉकलेट दे देगा, ये खुश हो जाएगा। पर उसका आईक्यू लेवल उसकी उम्र से काफी ज्यादा था। कायांश ने देव को देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे ना? इसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है अंकल। अगर आप चाहे तो यहां से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प की। देव ने कायांश से रूडली कहा। देव की सीरियस टोन सुनकर कायांश ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम इतना एरोगेंस कैसे दिख रहे हो? भूलो मत कि मैं तुमसे बड़ा हूं और हमें अपने एड्रेस के रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अंकल, आप मुझे यहाँ पर खड़े होकर ज्ञान क्यों दे रहे हैं? अगर आप चाहे यहाँ से जा सकते हैं। एक शानदार पार्टी आपका वेट कर रही है। मैं अपने ब्रदर को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा अपने पेरेंट्स के पास। अब आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देव ने कॉन्फिडेंट कायांश से कहा। कायांश हैरान हो गया। वह इस उम्र में ठीक से बोलना भी नहीं जानता था और ये बच्चा पटर पटर बोल रहा है, वह भी इतना कॉन्फिडेंट होकर। उसे किसी चीज का डर नहीं था। कायांश को यह बच्चा दिलचस्प भी लगा। काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक पर्सनालिटी का था ये। वरना इस उम्र के बच्चे तो सिर्फ रोना और कैंडी खाना ही जानते हैं। देव ने अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि अब वो कायांश से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। और जब देव ने ऐसा किया, कायांश को रिजेक्शन जैसा फील हुआ। उस बच्चों ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता दिया था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है उससे बात करने में। कायांश ने अपने होंठ भींच लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बच्चे को डांट क्यों नहीं पा रहा। तभी अंदर से एक इंच की आवाज सुनाई देती है। अंकल सुसु कर लिया। अब आप दरवाजा खोल सकते हैं।
आकांक्ष की आवाज सुनकर कायांश ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा आकांक्ष अभी टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ था। ये देखकर कायांश की आंखें छोटी हो गईं और वह बोला, तुम अभी भी वहां क्यों बैठे हो? अंकल, मैंने शिट कर दी। आपको टेप ऑन कर दे, मेरे छोटे हाथ ऑन नहीं कर पा रहे। कायांश ने उसे प्यार और मासूमियत से कहा। कायांश चौंक गया। अब उसे यह भी करना पड़ेगा। उसे वह यह सब क्यों कर रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसे बच्चे की मासूम सी शक्ल देखकर पिघल जाता है और उसके बाद जाकर टाइम ऑन कर देता है और वापस बाथरूम से बाहर चला जाता है। एकांश, अवियान, लक्ष्य, याक्ष, चोरी चुपके पार्टी में घूम रहे थे, अपनी मम्मा को ढूंढ रहे थे और वो ये भी देख रहे थे कि वो मोमो और ध्रुव के हाथ न लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो वह लोग फिनिश्ड मम्मा तो उन्हें खा जाएगी और उनका बम लाल कर देगी। ये इमेजिन करके ही वह लोग कांप जाते हैं, दूसरे को डरते हुए देखने लग जाते। फिर वह अपने बड़े भाई देव को ढूंढने लगते हैं कि वो कहाँ रह गया। जख्म अपनी कड़वी और पुरानी यादों में इस कदर खोई हुई थी कि उसकी पार्टी में दिल नहीं लग रहा था। उसे अपने बच्चों की जरूरत महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बच्चे आसपास ही हैं और वह उनके पास अभी के अभी जाना चाहती थी। युवान कायांश को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है जहां पर कायांश देव के साथ खड़ा हुआ था और वो ये देखकर चौंक जाता है। फिर वो सोचने लगा कि उसने कहीं इस बच्चे को देखा, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। जख्म एक साइड खड़ी हुई थी और एकांश, लाख, यक्ष, अव्यान की नजरें अपने मम्मा पर पड़ जाती हैं और वो घबरा जाते हैं। वो एक कोने में दीपक कर खड़े हो जाते हैं कि उनके मम्मा उन्हें देखना ना पाए, पर वह सोचने लगते हैं कि उनके मम्मा यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हैं? वो बाकी लोगों की तरह पार्टी में क्यों नहीं शामिल हैं? वह सभी भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। उन्हें अपने मम्मा की फिक्र होने लगती है। पता नहीं मम्मा कुछ खाया होगा कि नहीं। जख्म पीछे पलटती है और वापस पार्टी में आ जाती है। अब उसका मन हल्का हो गया था। जख्म को भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बच्चे आसपास ही हैं। जख्म की आंखें सर्द हो जाती हैं। उसके बच्चों का कोई भरोसा भी नहीं है, वो यहां पर आ भी सकते हैं। पहले भी वह ऐसी शैतानियां कर चुके हैं, इसीलिए जख्म अपनी खुफिया नजरें चारों तरफ घूमकर देखती है। उसे बच्चे कहीं नजर नहीं आते तो उसे ऐसा लगता है शायद उसका भ्रम है। बात फॉरेन की होती तो वह फिर भी रिलैक्स हो जाती, लेकिन इंडिया में उसके बच्चों का निकलना सेफ नहीं है। यहाँ पर लगभग न जाने कितने ही बच्चे गायब होते हैं और वह अपने बच्चों का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लगी, इसीलिए तो वह उन्हें घर पर छोड़कर आई हैं। जख्म के पास ध्रुव आ जाता है, उसे यह पूछने की क्या वह पहले से बेहतर फील कर रही है। जख्म भी अपना सिर हाँ में हिला देती है, तो मोमो जाकर जख्म को बताती है कि उसे प्रेग्नेंट लेडी ने बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। ये सुनकर जख्म के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह मोमो से कहती है कि उसकी तरफ से उसे प्रेग्नेंट लेडी को स्वीट का बॉक्स और उसके बच्चों के लिए गिफ्ट भेज दे। मोमो भी अपना सिर हाँ में हिला देती है और मुस्कुराते हुए जख्म को बोली, तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर हम सही वक्त पर उसे अस्पताल नहीं पहुंचते तो उसे लेडी की डेथ हो जाती। हम इधर का कायांश करीबन आधे घंटे से दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन आकांश तो बाहर ही नहीं आने का नाम ले रहा था और देव भी सोच रहा था कि उसका भाई अंदर कर क्या रहा है। तभी दरवाजा अचानक से खुलता है और आकांश अपने नन्हे पैरों को बढ़ाते हुए बाहर आ गया। उसके पेंट खुली हुई थी जिसे वो बंद करने की कोशिश कर रहा था। जख्म स्टेज की तरफ जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है और वो अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखती है तो वो छोटा सा बच्चा जल्दी जल्दी अपने कदम एक कपल की तरफ बढ़ा रहा था, जिसे जख्म को लगता है कि शायद वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जा रहा है। उसे तो ध्यान नहीं देती है। वही वो बच्चा जल्दी से भागकर कपल के पीछे चला जाता है और गहरी गहरी सांस लेने लग जाता है। अगर मम्मा ने पकड़ लिया होता, बम लाल कर देती। न जाने मम्मा कैसे पनिशमेंट देती। ये इमेजिन करके वो कांप जाता है और ये कोई और नहीं लाक्ष था, जो देव और अकंश को ढूंढने जा रहा था। तभी उसे सामने से मोमो आंटी आते हुए दिखाई देती हैं।
ये देखकर तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और प्रे करने लग जाता है कि वो पकड़ा ना जाए। वही कायांश ने उस छोटे से शैतान बच्चे को देखा जिसने उसकी नाक में दम करके रख दिया था। देव आकांक्ष के पेट की जीप लग रहा था, पर वह खुद भी छोटा था, भला वह क्या ही कर लेता। इसलिए कायांश खुद से आगे बढ़ता है और आकांक्ष को अपनी तरफ करते हुए उसकी पेंट और उसके कपड़ों को ठीक करने लगता है। वही युवान जब ये देखा है तो उसे कायांश बदला बदला सा नजर आ रहा था। ये आदमी बच्चों पर कैसे ध्यान दे सकता है, क्योंकि वह जहां तक जानता है कि कायांश को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह उनसे इरिटेट हो जाता है। कायांश ऐसे रिजेक्ट कर रहा था जैसे वो जिम्मेदार फादर हो। देव कायांश को घूर कर देख रहा था और वो ये सोच रहा था कि ये अंकल उनसे इतने क्लोज क्यों हो रहे हैं। कहीं इसके पीछे इनका कोई मकसद तो नहीं, इसीलिए वो कायांश को घूर घूर कर देखने लग जाता है। जब कायांश को अपने ऊपर किसी की तेज नजरें महसूस होती हैं, वो सिर उठाकर देखता है। ये कोई और नहीं देव था। देव जाकर आकांक्ष का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहां से जाते हुए बोला, तुम चलो मेरे साथ, मुझे यह अंकल ठीक नहीं लगा रहे। ये सुनकर कायांश हैरान हो जाता है कि ये बच्चा उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती कर रहा है, और युवान को हंसी आ जाती है कि बच्चे भी उसे पसंद नहीं करते। कायांश सोचने लग जाता है कि वो इतनी देर तक यहां पर खड़ा था सिर्फ इन दोनों बच्चों के लिए, और वो दोनों कैसे उसके इंसल्ट कर कर चले गए। इनके अंदर जरा भी मैनर्स नहीं है, ना जाने उनके माँ बाप ने नहीं क्या सिखाया। कायांश गुस्सा हो गया। जख्म माइक लेकर स्टेज पर पहुंच जाती है, क्योंकि वह कुछ अनाउंसमेंट करने वाली थी। सभी पार्टी में पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। जख्म ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन। रिपोर्टर्स जख्म की तरफ अपना ध्यान वापस से केंद्रित करते हैं। जख्म वापस से सबकी तरफ अपना एटीट्यूड बरकरार रखते हुए तिरछा मुस्कुराती है और बोली, सो मैं कुछ अनाउंस करने वाली थी और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पाई। बट अब किस बात की देरी, महफिल भी है और रिपोर्टर्स भी, और रिपोर्टर से तो मेरा पुराना कनेक्शन है, आखिर इन्होंने नहीं तो मुझे बनाया है। कहते हुए जख्म जोर जोर से ताली बजाने लग जाती है, और बाकी रिपोर्टर्स तो उसकी फोटोज क्लिक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने लिए लेटेस्ट न्यूज चाहिए थी। जख्म ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। वहीं जख्म के बच्चे अवियान, लक्ष्य और आकांक्ष अपनी मम्मा को छुपकर देख रहे थे टुकुर टुकुर। आखिर उनकी मम्मा क्या करने वाली थी। उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की भी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वहीं डेव अपने छोटे भाई एकांश का हाथ पकड़कर उसे एक साइड लेकर आ गया था और उसे डांट रहा था कि तुम्हें अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वह अंकल बुरे अंकल लग रहे थे। मम्मा ने हमें सिखाया है ना कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। एकांश का मुंह लटक जाता है अपने बड़े भाई की डांट सुनकर, और वह गुस्से से बोला, मैं मम्मा से तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुमने मुझे डांटा। डेव एकांश को घूर कर देखता है, तभी उसके कानों में अपनी मम्मा की अनाउंसमेंट जाती है और उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो दोनों भी एक जगह से छुपकर अपनी मम्मा को देखने लगते हैं। जख्म ने मीडिया को देखा और अनाउंस करते हुए कहा, मिस्टर ध्रुव, कम ऑन द स्टेज। ध्रुव इसी चीज का तो वेट कर रहा था। वह स्टाइल से चलते हुए स्टेज पर आता है और मीडिया यह देख रही थी, और बाकी के लोग भी देख रहे थे। इसका मतलब जो स्कैंडल वायरल हो रहा था वह रियल था। ऐसे ही कई क्वेश्चंस महफिल में लोगों के बीच पनप रहे थे। जख्म सबके चेहरे को पढ़ रही थी, और वहीं कियांश और युवान भी जख्म को देख रहे थे। और ध्रुव को जाते हुए देखकर कियांश की आपस में मुट्ठियां बंद हो जाती हैं। न जाने क्यों उसे इतना गुस्सा आ रहा था। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जख्म अपना हाथ बढ़ाती है ध्रुव के सामने। ध्रुव भी जख्म के हाथ पर अपना हाथ रख देता है, और जख्म एक क्वीन की तरह अपने किंग को स्टेज के बीच में लेकर आती है, और मीडिया की तरफ देखते हुए हक करके वो बोली, सो मीडिया को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। यस, आप जो लोग सोच रहे हैं वह सच है। मीट माय बॉयफ्रेंड ध्रुव देशमुख। ये सुनकर मीडिया हैरान रह जाती है, और वहां मौजूद लोगों के गाल पर एक जोरदार और करारा थप्पड़ लगता है। जख्म के शब्दों ने उन लोगों की क्यूरियोसिटी को शांत कर दिया था,
और कई लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ा था, और उनमें से ही एक था कायांश वालिया। उसके भी होश इस वक्त उड़ चुके थे और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बहुत जोर से कसा हुआ था। उसे न जाने क्यों इतना गुस्सा आ रहा था और दिल कर रहा था कि स्टेज पर जाकर वह जख्म और ध्रुव को एक दूसरे से अलग कर दे। वो जख्म को सिर्फ अपने पास चाहता था। उसे नहीं पता कि क्यों, यह उसे उसके साथ क्या हो रहा है। जख्मा इस वक्त ध्रुव की गर्दन में अपनी बाहें डालकर खड़ी हुई थी। ध्रुव ने भी उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था और वह दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख रहे थे जैसे लव बर्ड्स हों। जख्म की अनाउंसमेंट ने रिपोर्टर्स को तो ब्रेकिंग न्यूज दे दी थी और स्कैंडल को भी जख्म ने सच कर दिया था। वहीं जख्म के बच्चे जो छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे, उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उनकी मम्मा ध्रुव अंकल से प्यार करती है, ध्रुव अंकल उनके बॉयफ्रेंड हैं। मम्मा ने तो कभी बताया नहीं। क्या मामा अब हम मेरे साथ नहीं रहेंगी? क्या वह ध्रुव अंकल के साथ रहेंगी? तो हमारा क्या होगा? ऐसे ही सभी भाइयों के मन में ऐसे ही सवाल पनप रहे थे। वह अब भी दौड़कर अपनी मम्मा के पास जाना चाहते थे और उनसे सवाल करना चाहते थे, लेकिन उनके कदम डर के मारे नहीं हिल रहे थे। अगर उनकी मम्मा ने यहाँ उन्हें देख लिया तो वह उन्हें पनिश करेंगी और उनसे गुस्सा हो जाएंगी। ऐसा ना हो कि वह सच में उन्हें छोड़कर चली जाए। अवियान, एकांश, आकांश, यक्ष, लक्ष्य, देव, सभी के चेहरे पर उदासी थी और आंखों में मोटे मोटे आंसू। उनके नन्हे नन्हे हाथों ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली थीं। उनकी मम्मा उन्हें ध्रुव अंकल के साथ अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी मम्मा सिर्फ उनकी है, वह किसी और की नहीं हो सकती। उन सभी भाइयों ने गुस्से से ध्रुव को देखा और एक दूसरे को देखते हुए बोले, जरूर ध्रुव अंकल ने मम्मा को कुछ किया है। मम्मा ऐसे नहीं कर सकती हैं। क्या मम्मा हमें छोड़ देगी? याक्ष ने ये कहने के साथ ही मोटे मोटे आंसू बहाते हुए रोने लगा। इधर कायांश से अब महफिल में रुका नहीं जा रहा था। युवान की नजर भी जख्म के चेहरे से हट नहीं रही थी, पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ध्रुव और जख्म के चर्चे तो सुबह से हो रहे थे। तभी उसकी नजर अपने दोस्त पर जाती है, जिसका चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल पड़ गया था। वो समझ नहीं पता कि कायांश गुस्सा किस लिए है। वो उससे कुछ पूछता कि उससे पहले ही कायांश का दम घुटने लग गया। उसके साथ आई अर्पिता भी ये देख रही थी। वो इसलिए खुश थी कि जख्म का बॉयफ्रेंड है, तो फिर कायांश उसके बारे में नहीं सोचेगा। जख्म को कायांश से मतलब नहीं था। उसके एटीट्यूड को देखकर तो अर्पिता भी समझ गई थी कि वह कायांश को भाव नहीं देगी, जिससे वह खुश थी। वो कायांश को ढूंढने लगी और जैसा कि उसे उम्मीद थी, कायांश गुस्से से लाल पीला हो गया था। यह देखकर अर्पिता घबरा जाती है। वह जल्दी से कायांश के पास आती है और उसके हाथों को पकड़कर बोली, बेबी, व्हाट हैपेंड? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम घर चलते हैं। हालांकि वो जान रही थी कि कायांश ऐसा क्यों हो गया है, पर उसने अनजान बनने का ही नाटक किया। कायांश ने अर्पिता के हाथ को झटक दिया और बोला, लीव मी अलोन, अर्पिता। कहते हुए वह बार काउंटर की तरफ चला जाता है। अर्पिता वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। युवान एक नजर अर्पिता को देखता है, फिर वह भी कायांश के पीछे पीछे चला जाता है। कायांश बार काउंटर पर रखी सारी ड्रिंक एक एक करके पिए जा रहा था। वहीं उसका यह हाल देखकर युवान ने कहा, कायांश, क्या हुआ है तुझे? तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? एवरीथिंग इज ओके ना? अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो टेल मी। कायांश कुछ नहीं बोलता। उसकी नजर वापस से स्टेज पर चली जाती है। ध्रुव जख्म के फोरहेड पर एक किस करता है। जख्म मुस्कुराकर उसे देखती है। मीडिया ने उन्हें घेर लिया था और उनके ऊपर सवालों की बारिश कर दी थी। जख्म के बॉडीगार्ड्स ने उनको साइड कर दिया था। जख्म ध्रुव के साथ नीचे आती है, तभी जख्म को एक कॉल आता है। जख्म कॉल रिसीव करती है और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपने होठों को भींच लिया। उसके बाद जख्म ने मोमो को बुला लिया। जख्म के गुस्से को देखकर मोमो भागी चली आती है और बोली, व्हाट हैपेंड जख्म? आर यू ओके? जख्म मोमो से कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर मोमो भी हैरान रह जाती है और टेंस हो जाती है। जख्मा के चेहरे पर भी टेंशन थी।
वहीं जख्मत के बच्चे अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए दुबक कर बैठे हुए थे एक कोने में, जहां पर किसी की भी नजर उन पर न जाए। और वे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें यहां से जाना होगा। पर इतनी भीड़ हो गई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां से जाएं। उनकी मम्मा के हाथ लगे, उससे पहले उन्हें यहां से निकलना होगा। वह उदास थे। जख्म ने उनका दिल तोड़ दिया था। अपनी मम्मा के द्वारा मिले गए धोखे को वह छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इस सदमे से निकल नहीं पा रहे थे। वहीं मोमो सारे बॉडीगार्ड्स को कॉल करके चेक करने कह देती है और जख्म ध्रुव को भी सारा कुछ बता देती है, जिसे सुनकर ध्रुव भी टेंस्ड हो जाता है और वह अपने नजदीक इधर उधर करके देखने लग जाता है। वहीं कायांश के सिर में दर्द हो चुका था और वह लड़खड़ाते हुए कॉरिडोर में जा रहा था, जहां पर थोड़ा अंधेरा था। तभी उसे वहां पर बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वह चौंक जाता है और उसके बाद वह अपने कदम उस तरफ बढ़ता है। उनमें से सबसे छोटा वाला एकंश रो रहा था। कायांश को रोने की आवाज जानी पहचानी नहीं सी लगती है, तो वह उस तरफ आकर देखता है और हैरान रह जाता है। इतने सारे बच्चे देखकर उसे लगता है कि शायद उसे ज्यादा ही नशा हो गया, इसलिए वह अपना सर पीटता है। पर अंधेरा होने की वजह से उसे साफ दिख नहीं रहा था। ये मुझे छह छह बच्चे क्यों दिख रहे हैं और सब एक जैसे, और उनके कपड़े भी एक जैसे। लगता है ज्यादा ही चढ़ गई है मुझे। वहीं आकंश, एकंश, लाक्ष, याक्ष जब कायांश को देखते हैं तो वह डर जाते हैं और वह सभी बच्चे जल्दी से वहां से भागकर बिखर जाते हैं। तभी एकांश किसी से टकरा जाता है और अपना सिर ऊपर करके देखता है तो घबरा जाता है। दूसरे ही पल कोई जोर से उसके कान पकड़ता है, जिससे वह चीखने लगता है, मम्मा। हाँ, ये कोई और नहीं जख्मत थी। अपने भाई की चीख सुनकर बाकी के 5 भाई भी जल्दी जल्दी उसकी तरफ दौड़कर आते हैं और सामने अपनी मम्मा को देखकर वह सभी डर जाते हैं। जख्म गुस्से से उन सबको देख रही थी, जैसे अभी उन्हें 3-4 थप्पड़ पड़ने वाले हैं गाल पर। वहीं मोमो भी सभी बच्चों को गुस्से से देख रही थी। जख्म ने बाकियों को इशारे से अपनी तरफ बुलाया, लेकिन अपनी मम्मा को देखकर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन सबकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। जख्म ने गुस्से से कहा, मेरे साथ रूम में चलो। अपनी मम्मा को इतने गुस्से में देखकर एकांश, आकांश, देव सबकी रूह कांप जाती है और वह लोग अपनी मम्मा को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। उन्हें पता लग गया था कि अब उनके साथ अब क्या होने वाला है। उनकी मम्मी उन्हें छोड़ेगी नहीं। मोमो भी यह ध्यान रख रही थी कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा ना। जख्म अंदर ले जाकर एकांश का कान छोड़ती है और बाकी सभी बच्चों को गुस्से से घूरने लगती है और वह लोग डर से कांपने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर जख्म उन सबको जोर से डांटे हुए बोली, तुम सब यहां। जख्म को पता चल चुका था कि उसके बच्चे पार्टी हॉल में ही मौजूद हैं, जिससे वह अपने बच्चों को ढूंढने लगती है और ध्रुव और मोमो को भी इस बारे में बता देती है। वह भी बच्चों को ढूंढ रहे थे और आखिरकार उन्हें बच्चे मिल जाते हैं। जख्म इस वक्त अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा थी। वह उन्हें कमरे में लेकर आती है और उन सब से सवाल करती है, तो वह लोग डर से थरथराने लग जाते हैं और उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। जख्म जब अपने बच्चों के मोटे मोटे आंसू देखती है, तो वह गुस्से से अव्यान, यक्ष, लक्ष, देव, आकांश, एकांश को खींचकर बारी बारी से थप्पड़ मारती है, जिससे कि वह सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार उनकी मम्मा ने उन्हें मारा था। वह अपने नन्हे नन्हे हाथों को अपने गाल पर रख लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं यह देखकर मोमो हैरान हो गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जख्म इस वक्त गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मोमो हैरान थी, क्योंकि पहली बार जख्म ने अपने बच्चों पर हाथ उठाया था जब से वह पैदा हुए थे। जख्म को इतने गुस्से में देखकर मोमो भी डर जाती है। अव्यान, देव, यक्ष, लाक्ष, आकांश, एकांश जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मम्मा ने उन्हें मारा है। उनकी मम्मा अब उनसे प्यार नहीं करती। जख्म जब अपने बच्चों का रोना सुनती है, तो वह अपने हाथ को देखती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। उसने अपने बच्चों को थप्पड़ मारा।
जख्म की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके बाद वह बारी बारी से अपने बच्चों को देखती है जो डर से पीछे हो गए थे। जख्म उन्हें अपने पास बुलाती है, पर वह नहीं जाते हैं। वह डर से थर थर कांप रहे थे। जख्म अपने बेटों के गाल देखती है, जिस पर उंगलियों के निशान छप गए थे। ये देखकर जख्म हैरान हो जाती है। जख्म अपने बच्चों को अपने पास बुलाती है। एकांश, मम्मा के पास आओ बेटू। एकांश अपना सिर ना में हिला देता है। फिर जख्म अपने बाकी के बच्चों को देखती है और उनका नाम लेकर एक एक कर उन्हें बुलाती है, पर वह सभी जख्म के पास नहीं आते हैं। कमरे का माहौल इमोशनल हो गया था। जख्म को ऐसा लग रहा था जैसे उसने न जाने क्या कर दिया है। वह कैसे अपने बच्चों को मार सकती है? उसने अपने बच्चों को पनिश किया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसने अपना आपा खोया हो और अपने बच्चों पर हाथ उठाया हो। जख्म अपने बच्चों के पास आती है और एकांश को अपनी गोद में बैठाकर उसके गाल को सहलाने लगती है। उसने थप्पड़ मारा था, जिस वजह से उसके बेटे का गाल लाल हो गया था और सूज गया था। एकांश की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और वह कांप रहा था। सॉरी मम्मा, आप दोबारा मत मारना, बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। ये सुनकर जख्म को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी जान ले ली हो। उसके होंठ कांपने लग जाते हैं और वह जोर से एकांश को अपने गले से लगाकर उसके गाल को चूम लेती है। ना बेटू। जख्म अपने बाकी के बच्चों को देखती है, जो उसे देखकर अपने आंसू बहा रहे थे। जख्म उन्हें भी अपने पास आने के लिए कहती है। वह भी दौड़कर अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं और उन्हें हग कर लेते हैं। जख्म ने पहली बार कुछ ऐसा किया था उनके साथ, जिस वजह से वह कांप रहे थे। जख्म नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे उससे डरे। इसीलिए वह अपने बेटों को बारी बारी से अपने सीने से लगाती है और उन्हें दुलारने लगती है और चुप कराकर उनके आंसू पोंछती है। उसने देखा था, उसके सारे बेटों के गाल सूज गए थे उसके थप्पड़ से। मोमो भी इमोशनल हो गई थी जख्म को देखकर। अगर अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती है, तो क्यों उन पर गुस्सा करती है? खुद को भी उतनी ही तकलीफ देती है। जख्म बारी बारी से अपने बच्चों को देखती है और उसके बाद उनसे बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा से बिना पूछे यहाँ कैसे आ गए तुम लोग? और कौन लेकर आया है तुम्हें? तुमने ड्राइवर को ब्लैकमेल किया ना? तुमने कभी सोचा है कि अगर ड्राइवर अंकल बुरे होते तो तुम्हें कहाँ लेकर जाते? तुम लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि मम्मा को गुस्सा आ जाए? तुमसे किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए? ये शहर हमारे लिए नया है और बिना सोचे समझे तुम लोग यहाँ पर आ गए। अगर कोई तुम्हें किडनैप कर लेता या तुम्हें लेकर कहीं चला जाता, तो मम्मा तुम्हें कहाँ ढूंढती? जानते हो ना, मम्मा तुम लोगों से कितना प्यार करती है। तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। और अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे ना, तो मम्मा तुम लोगों से बात करना बंद कर देगी। फिर रहना तुम लोग मम्मा के बिना। आज के बाद ऐसा करोगे तो? जख्मा ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा। अपनी मम्मा की बात सुनकर आकांश, अव्यान, एकांश, लाक्ष एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उनकी की मम्मा सही कह रही थी। उन्होंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। उन लोगों का छोटा सा दिमाग इतना चला ही नहीं था। उन्हें तो बस अपनी मम्मा की फिक्र हो रही थी। इस पर लाक्ष बोला, मम्मा, आई एम सॉरी, पर हमें आपकी फिक्र हो रही थी और आप हमेशा हमें अकेला छोड़कर पार्टी करने आ जाते हो। आप हमें कहीं क्यों नहीं लेकर जाते मम्मा? अब सवाल थे एक अंश के। आप हमसे प्यार नहीं करते हो ना मम्मा? हम गंदे बच्चे हैं ना मम्मा, इसलिए आप हमें अकेला छोड़ देते हो ना घर पर मम्मा? और अब तो आप ध्रुव अंकल से प्यार करते हो ना मम्मा? अब तो आपका प्यार हमारे लिए कम हो गया है ना? इसलिए तो आप हमें टाइम नहीं देते हो। आप हमें कहीं लेकर नहीं जाते हो। अपने बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर जख्म की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपने बच्चों को जोर से ग्रुप हग कर लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग क्या सोचे जा रहे हो? मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। तुमसे ये सब किसने कहा? मम्मा तुम्हें पार्टी में इसलिए नहीं लेकर आती क्योंकि मेरे बेटे इतने ज्यादा हैंडसम हैं। अगर किसी ने उन्हें नजर लगा दी तो? अगर किसी ने मेरे बच्चों को चुरा लिया तो मैं क्या करूंगी? मम्मा तो मर जाएगी ना बेटुओं। इधर कायांश नशे में चूर वापस से बार काउंटर की तरफ आ जाता है। तभी उसकी नजर ध्रुव पर जाती है,
जो कुछ ढूंढ रहा था। ये देखकर वह ध्रुव से तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्या ढूंढ रहे हो ध्रुव देशमुख? तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहां नहीं मिलेगी तुम्हें। ध्रुव कायांश को देखता है और उसके लहजे में तंज को महसूस कर उसे हैरानी होती है और वह बोला, मैं जख्मों को नहीं ढूंढ रहा था। थैंक यू ये बताने के लिए कि मेरी गर्लफ्रेंड यहां नहीं है। मैं उसे कहीं और जाकर ढूंढता हूं। कायांश के होठों पर तंज भरी मुस्कान आ गई और वह बोला, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। माना कि आपकी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है, लेकिन हमेशा उसके आगे पीछे घूमना भी सही नहीं है मिस्टर देशमुख। ध्रुव ने कायांश को देखते हुए हल्का मुस्कुरा कर कहा, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है और इतनी प्यारी है कि मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। ध्रुव और कायांश एक दूसरे से बातें कम तंज ज्यादा कस रहे थे। कायांश जब यह सुनता है तो न जाने क्यों उसका दिल जल उठता है और वह ध्रुव को देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, आपकी गर्लफ्रेंड और आपने लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाया। अगर आप दोनों साथ थे तो आपने अपना रिश्ता लोगों से छुपाकर क्यों रखा था? कायांश के सवाल पर ध्रुव ने कायांश को देखते हुए कहा, आपको बहुत दिलचस्पी है हमारे रिलेशनशिप में, मिस्टर कायांश वालिया। कायांश ने भी स्मार्टली जवाब देते हुए कहा, मुझे ही नहीं, यहाँ पर हर एक शख्स की क्यूरियोसिटी है आपके रिश्ते के बारे में जानने के लिए। आखिर हम लोग सुबह से आपकी और जख्म अडानी की चर्चा सुन रहे थे। यस, जख्मा को पसंद नहीं है कि हम अपना रिश्ता पब्लिक करें। वह मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। इसीलिए हम दोनों नहीं चाहते थे कि हमारे रिलेशन को किसी की नजर लग जाए, जिस वजह से जख्म ने हमारे रिलेशनशिप को हिडन रखा था। बट इस स्कैंडल ने सब कुछ वायरल कर दिया और फिर हमें सामने आना ही पड़ा। जल्दी ही हम शादी भी करेंगे। ध्रुव ने यह शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया था। फिर वह कायांश का रिएक्शन देखने लगा, जो उसकी उम्मीद के मुताबिक बिगड़ गए थे। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि कायांश वालिया को उनमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। आखिर वह क्यों जख्म के बारे में इतना जानने के लिए क्यूरियस हो रहा है? आखिर ही जानना क्या चाहता है और इसका मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे जख्म पसंद आ गई है, पर इसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। फिर उसे याद आता है कि कायांश वालिया एक बदनाम शख्सियत है जो अक्सर मीडिया में छाया रहता है और वह अपने पास्ट को लेकर भी चर्चाओं में बना रहता था, फिर चाहे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ या किसी और औरत के साथ। कायांश को ना जाने क्यों ध्रुव की शक्ल से घिन्न हो रही थी और उसे नफरत सी हो रही थी और उसके अंदर से गुस्सा पनप रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह ध्रुव के चेहरे पर मुक्का मार मार के उसके मुंह का नक्शा बिगाड़ दे, ताकि वह किसी को अपना फेस दिखाने लायक ना रहे। ध्रुव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कायांश से कहा, लगता है आपने काफी ड्रिंक कर ली है मिस्टर कायांश वालिया। आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है और आप उनके साथ क्यों नहीं हैं? इस पर कायांश वालिया ने तंज कसते हुए कहा, हर कोई आपकी तरह अपनी गर्लफ्रेंड के पल्लू से बंध कर नहीं रहता है मिस्टर देशमुख। मैं एक मर्द हूं, एक मर्द की तरह ही रहता हूं। इस पर ध्रुव ने कायांश की फ्रस्ट्रेशन को महसूस करते हुए फिर से मुस्कुराकर कहा, अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करना उसके पल्लू से बंध कर रहना नहीं होता। और अगर ऐसा है तो इसमें गलत क्या है? जरूरी नहीं कि मर्द वह हो जो अपनी अकड़ में रहे। कभी कभी हमें अपनी मोहब्बत के आगे झुकना पड़ता है। ध्रुव ने अपने शब्दों से कायांश के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था और वह तमाचा कायांश के गाल पर जा लगा था और सीधा सीधा उसके मर्दानगी पर भी लगा था। कायांश ने अपनी पकड़ को वाइन के गिलास पर कस दी। ध्रुव ने आगे कायांश को देखते हुए कहा, सो मिस्टर कायांश वालिया, आप अपनी ड्रिंक एंजॉय करें और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा हूं और वह ज्यादा देर तक मेरे बिना रह भी नहीं सकती। आप तो जानते ही हैं ना, गर्लफ्रेंड के नखरों को उठाने कितना मुश्किल होता है। अगर मैं सही वक्त पर उसके पास नहीं पहुंचा तो उसका एलिगेशन भी वह मुझ पर डाल देगी। फिर मुझसे गुस्सा हो जाएगी और बात नहीं करेगी। फिर मुझे उसे मनाना पड़ेगा। कायांश को यह सब कुछ बोलकर ध्रुव उसके बनते बिगड़ते भाव को देख रहा था। न जाने क्यों उसे सुकून मिल रहा था। उन दोनों के बीच एक अलग ही वार चल रही थी और आंखों में चिंगारी थी।
जैसे वह दोनों दूसरे को जलाना चाहते हों। इस तरफ ध्रुव वहां से चला जाता है और वह मोमो को देखता है, जो उसे ढूंढ रही थी। ध्रुव को पता चलता है कि जख्म को बच्चे मिल चुके हैं, इसीलिए वह भी उस कमरे में चला जाता है और वह देखता है कि जख्म अपने बच्चों को समझा रही थी। वहीं अवियान, देव, यक्ष, लक्ष, आकांश, एकांश जब ध्रुव को देखते हैं तो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ध्रुव अंकल उनकी मम्मा को उनसे चुराना चाहते हैं। वह उनकी मम्मा उनसे दूर लेकर चले जाएंगे। ध्रुव ने जब देखा कि बच्चे उसे गुस्से से घूर रहे हैं तो उसे समझ नहीं आता। फिर भी वह प्यार से बोला, लिटिल लायंस, तुम सब यहां पर हो। तुम सब तो बहुत ब्रेव हो, अपनी मम्मा से भी नहीं डरते। वेरी गुड। जब जख्म ने ध्रुव के इन शब्दों को सुना तो उसने गुस्से से ध्रुव को डांटते हुए कहा, मैं यहां अपने बच्चों को समझा रही हूं और तुम उनको बिगाड़ रहे हो। ये सुनकर ध्रुव का मुंह बन जाता है और मोमो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। वहीं देव, एकंश, याक्ष, लाक्ष अपनी मम्मा को जोर से पकड़ लेते हैं। वह नहीं चाहते थे कि ध्रुव अंकल उनकी मम्मा को देखें। उनकी मम्मा सिर्फ उनकी हैं। ध्रुव जब बच्चों के गाल पर उंगलियों के निशान देखता है तो हैरान रह जाता है। फिर वह गुस्से से बोला, तुम सबको थप्पड़ किसने मारा? तभी मोमो ध्रुव को इशारा करती है कि थप्पड़ जख्म ने मारा है। यह देखकर ध्रुव हैरान हो जाता है कि जख्म अपने बच्चों को कैसे मार सकती है भला। इम्पॉसिबल। अगर कोई उसके बच्चों को हाथ लगा दे तो वह दुनिया को आग लगा दे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जख्मा ने अपना आपा इतना खो दिया? जख्मा असल में आज डर गई थी। अपने बच्चों को यहां पर देखकर उसके दिल में डर भर गया था, अपने बच्चों को खोने का। वह नहीं चाहती थी यहां पर कोई उसके बच्चे को देखे। उसके बच्चे सिर्फ उसके हैं और इन पर सिर्फ उसका हक है, किसी और का नहीं। जख्म की आंखें भर जाती हैं और आंसू लुढ़कर उसके गाल पर आ जाते हैं। वह थर-थर कांप रही थी, ना जाने कैसा डर उसके अंदर भर गया था। पार्टी जो तमाशा होना था हो गया था। धीरे धीरे सभी पार्टी से जा रहे थे। वहीं कायांश ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। वह बार काउंटर से हट ही नहीं रहा था, जिससे बार टेंडर भी परेशान हो गया था। पर यह उसका काम था, इसीलिए वह कुछ बोल भी नहीं सकता था। जब भी वह कुछ बोलने की कोशिश करता तो कायांश उसे गुस्से से डांट देता या फिर उस पर जोर से चिल्ला देता। अर्पिता कायांश के पास आती है और उससे बोलती है, कायांश, पार्टी ओवर हो चुकी है, हमें यहां से चलना चाहिए। कायांश अर्पिता का हाथ दूर झटक देता है और बोलता है, डोंट टच मी, तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जिसे तुम यहां पर समझाने आई हो। नाउ लीव मी। कायांश की रुडनेस देखकर अर्पिता हैरान रह जाती है, क्योंकि कायांश उसकी इंसल्ट कर रहा था और बार टेंडर उन्हें देख रहा था। कायांश, तुम्हें बहुत ज्यादा नशा हो गया है, तुम्हारा यहां अकेला रहना सही नहीं है। तभी वहां पर युवान आ जाता है और वो अर्पिता को देखकर बोला, व्हाट हैपेंड अर्पिता? अर्पिता ने युवान को सब कुछ बता दिया, जिससे युवान ने कायांश को परेशान होकर देखा। वह भी सोच रहा था कि ना जाने उसके दोस्त को क्या हो गया है, क्यों यह ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी युवान ने अर्पिता से कहा, अर्पिता, तुम चली जाओ, मैं इसे लेकर आता हूं। अर्पिता वैसे भी वहां रुकना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह चली जाती है। युवान कायांश को देखता है, जो नशे में धुत था और अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। पर वह बार टेंडर को डांटते हुए उससे और ड्रिंक मांग रहा था। युवान ने जबरदस्ती कायांश को खींचा और उसके बाद बोला, कायांश, तमाशा करना बंद करो, तुम चलो मेरे साथ। मैं तमाशा कहाँ कर रहा हूं, मुझे ड्रिंक करनी है युवान, लीव मी। पर युवान कायांश को छोड़ना नहीं है और मन ही मन में सोचने लग जाता है, इस आदमी को न जाने कौन सा गम है जो ये ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा है। इसकी बीवी तो नहीं भाग गई? फिर एकदम से वह सोचना बंद कर देता है और कायांश का फेस देखने लग जाता है, जो उदासीन था। थोड़ी ही देर में वो लोग होटल से बाहर थे और युवान कायांश को अपनी कार की तरफ लेकर जाता है। लेकिन कायांश वापस से होटल की तरफ देखने लगता है। युवान जब यह देखता है, वह सोच में पड़ जाता है कि यह आदमी किसे देखने के लिए इतना मरा जा रहा है। इसकी गर्लफ्रेंड तो कब का चली गई। वहीं जख्म अपने बेटों को लेकर बैठी हुई थी और उन्हें अपने हाथों से बारी बारी से खाना खिला रही थी।
ध्रुव और मोमो भी वहीं पर थे। जख्म अपने बच्चों में इतना खो गई थी कि उसने मोमो और ध्रुव को इग्नोर कर दिया था, जिससे वह दोनों जख्म को घूर रहे थे। जख्म अपने बच्चों पर हाथ उठाकर रिग्रेट कर रही थी और वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे उसे बुरी मम्मा समझें या उससे हर्ट हो जाएं या उससे नफरत करने लगें। इसलिए वह उन्हें मनाने में लगी हुई थी। और सारे बच्चे तो इस बात से खुश थे कि उनकी मम्मा उन्हें मना रही हैं। जब जख्मा को मोमो जाकर बताती है कि पार्टी से ऑलमोस्ट सब जा चुके हैं, तो ये सुनकर जख्मा रिलैक्स हो जाती है। इधर बाहर कायांश ने युवान से कहा, एक मिनट युवान, मुझे इस जख्म से मिलना था। बट भाई, तुझे जख्म से क्यों मिलना है? युवान के सवाल पर कायांश ने अपना मुंह खोला। वह कुछ बोलने वाला था, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है। तू एक मिनट रुक ना, मैं बस अभी जख्मा अडानी से मिलकर आता हूं। मैंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया था। ये सुनकर युवान इरिटेट हो गया और वह बोला, तो तू उसे कल भी मैसेज में बोल सकता है या फिर कॉल करके विश कर सकता है। अभी उनसे मिलने जाने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हो। तुझे कबाब में हड्डी क्यों बनना है? ये सुनकर कायांश ने घूर कर देखा युवान को और बोला, तू 2 मिनट रुक नहीं सकता या फिर तुझे जाना है तो जा सकता है। कहते हुए कायांश वापस से अंदर चला जाता है। युवान अपना सिर ना में हिला देता है। ना जाने क्यों इस आदमी को जख्मा अडानी में इतनी दिलचस्पी है। ये दूर क्यों नहीं रह पाता उनसे? फिर वह गहराई से सोचने लग जाता है, कहीं इस स्कैंडल के पीछे कायांश वालिया तो नहीं? पर फिर वह सोचने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सब करके कायांश को क्या प्रॉफिट होगा? पर फिर वह कायांश को अंदर जाते हुए देखकर सोचने लगता है। इस पार्टी में आने के लिए कायांश एक्साइटेड था, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, जैसे वह कुछ जानना चाहता हो। और उसके बाद से जख्म अडानी ने अपने साथ ध्रुव की रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। उसके बाद से कायांश का मूड ऑफ हो गया था और वह ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे जख्म अडानी से मोहब्बत हो गई है? ये सोचकर युवान हैरान हो जाता है। फिर वह खुद से ही बोला, कायांश, तू गलत फहमी में जी रहा है, क्योंकि जख्म अडानी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वह तुझे रातों रात बर्बाद कर देगी। वह तेरी बीवी नहीं है जो सब कुछ सहती रहेगी और तू चाहे जितना मर्जी उस पर जुल्म ढाता रहेगा। युवान ने कड़वाहट से कहा, हर कोई तेरे आगे नहीं झुकेगा कायांश वालिया। दोस्त हूं मैं तेरा, इसलिए अभी भी तेरे साथ हूं। वरना जिस तरीके का तू इंसान